तो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, उसके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया था इससे पिछली वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद से हमारा जो फिजिक्स का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का जो पार्ट 2 है, फिजिक्स का जो पार्ट 2 है वो बस रह जाएगा। ठीक है, और फिजिक्स का पार्ट 1 के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सभी आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, बता दिए अच्छे से। तो सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और जितने मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, उतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, उतने क्वेश्चन के अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम। विद्युत चुम्बकीय जो स्पेक्ट्रम है, कि स्पेक्ट्रम जो है उसमें सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका आंसर आपको, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगे जो है वो रेडियो तरंग है। ठीक है, क्या है? रेडियो तरंग है सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक की यहाँ पर बात हो रही है, रेडियो तरंग है तरंग दैर्ध्य। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो तरंग है उसका नाम है, क्या नाम है? गामा किरणें। ठीक है, क्या नाम है? गामा किरणें। तो आपको पता चल गया। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इसमें से कौन है। ठीक है, उसमें से राइट ऑप्शन आपको दिया होगा रेडियो तरंग, तो उस पर आपको टिक कर देना है। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंग है, उसका नाम बताइए, तो आपको गामा किरणों पर टिक करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा और याद रखना होगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन सा है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंग कौन सी। ठीक है, सबसे अधिक है रेडियो तरंगे और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो तरंग है उसका नाम है गामा किरणें। तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके लिए आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पूरे 2 मार्क्स इसके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। मतलब कि जैसे कि होता है कि घटते क्रम बढ़ते क्रम, वैसे आपको बताना है कि कौन मतलब क्रम आपको एक बताना है कि किसके बाद से कौन सा जो किरण है या तरंग है वो आएगी। ठीक है, तो वही जो स्पेक्ट्रम है उसी की आवृत्ति जो है उसको बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर, रेडियो तरंगे, फिर माइक्रो तरंगे, फिर औरक्त विकिरण, ये कुछ नहीं है। ठीक है, फिर दृश्य विकिरण, फिर परावैंगनी विकिरण, और उसके बाद से एक्स किरणें तथा गामा किरणें। तो ये है इसकी बढ़ते क्रम, यानी पहले रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, औरक्त विकिरण, फिर ये, फिर परावैंगनी विकिरण, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। आपको कॉमा बीच में लगा देना है जिससे कि पता लगे कि ये अलग अलग है। ओके, तो ये है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में ये लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसी में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इन क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप फटाफट से उसका राइट आंसर लिख देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, मतलब कि इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। ओके,
तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेनी है। ओके, चलिए अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि औरक्त विकिरणों तथा गामा किरणों के एक एक उपयोग लिखे। देखिए कभी कभी यूजेज यानी उपयोग भी पूछ लेता है एक एक नंबर का या फिर दो दो नंबर का, कि औरक्त किरणें जो है विकिरण तथा गामा जो किरणें हैं उनका एक एक उपयोग लिखिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि औरक्त किरणें और गामा किरणों के कौन कौन से एक एक उपयोग है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक उपयोग की बात हुआ है इसलिए मैं आपको एक एक उपयोग बता देती हूँ। ठीक है, देखिए ये वे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं बता रही। और इस बार जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं इसमें से एक टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग मतलब वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक है जिसे आपको नहीं याद करना है। ठीक है, कई स्टूडेंट जो है भूल कर वो याद कर लेंगे, चूंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसे इस बार जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है इस चैप्टर में नहीं रखा गया है। ठीक है, उसे हटा दिया गया है, तो आपको उसे याद नहीं करना है। वीडियो के लास्ट में मैं जरूर आपको वो बता दूंगी टॉपिक। ठीक है, तो देखिए औरक्त किरणों तथा गामा किरणों के एक एक उपयोग लिखिए। तो औरक्त किरणों के उपयोग है कि पौधोशालाओं में पौधों को उचित ताप देने के लिए। जो औरक्त विकिरण है उनका उपयोग पौधशाला मतलब जहाँ पर जो पौधे होते हैं खूब ज़्यादा, उसे पौधशालाओं कहते हैं। ठीक है, तो पौधोशालाओं में या फिर आप पौधशालाओं भी कह सकते हैं में पौधों को उचित ताप देने के लिए जो है वो औरक्त विकिरणों का यूज किया जाता है। ठीक है, अब गामा किरणों के एक उपयोग देख लेते हैं। तो गामा किरणों जो है उसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। क्या कहता है? कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फिर मैक्सवेल के समीकरण को दर्शाइए। मैक्सवेल ने जितने भी समीकरण दिए हैं 1 2 3, उन सभी समीकरण को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि समीकरण जो है पूछ सकता है और जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही करे कि मैक्सवेल के समीकरण को दर्शाइए। आपसे कह सकता है कि मैक्सवेल का प्रथम समीकरण लिखिए, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आपको मैक्सवेल के जितने भी सारे समीकरण हैं उसे अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि मैक्सवेल का समीकरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे जो है इसे याद रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप मैक्सवेल के समीकरण को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सवेल का समीकरण और विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंपलसरी है कि इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे के क्वेश्चन जो बचे हैं वो देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण को समझाइए। अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है, जितने भी सारे प्रश्न है वो आपको अच्छे से याद कर लेना। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, मतलब ये सभी आपको क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में याद कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे पॉइंट याद कर दीजिए, उनके गुण। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अलग अलग करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण आपको अच्छे से याद कर लेना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या है। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का व्यंजक लिखिए। निर्वात यानी मतलब जहाँ पर हवा ना हो। ठीक है, तो वहां पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का आपको व्यंजक लिखना है। क्या लिखना है? व्यंजक लिखना है। तो देखिए व्यंजक हो जाएगा C=1/में अंडर रूट में, इसे क्या कहते हैं? अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में μ0 एप्सिलॉन 0। ये क्या है हमारा? ये हमारा हो जाएगा निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का व्यंजक। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कि ऐसे आपको लिख देना है। ये अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट में μ0 एप्सिलॉन 0, C=1/में अंडर रूट में μ0 एप्सिलॉन 0। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट होगा और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं यांत्रिक तरंगों में क्या अंतर है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं यांत्रिक तरंगों में आपको अंतर बताना है कि अंतर क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। इधर विद्युत चुम्बकीय तरंग है और इधर यांत्रिक तरंग है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है कि ये तरंगे उसमें ये प्रभाव दिखाती है और ये तरंगे उसमें प्रभाव नहीं दिखाती है। ठीक है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं ये उसमें ये प्रभाव दिखाती है, लेकिन जो यांत्रिक तरंग है ये उसमें ये प्रभाव नहीं दिखाती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट देखते हैं। ये तरंगे केवल अनुप्रस्थ होती हैं।
जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, यहाँ पर तरंगे लिख देते हैं, ठीक है। चाहे सेकंड नंबर है कि ये तरंगे केवल अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ये केवल अनुप्रस्थ होती है, लेकिन यांत्रिक तरंग जो है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य है, दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी मतलब किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इन तरंगों के संचरण करने के लिए। लेकिन जो यांत्रिक तरंग है उन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये 3 पॉइंट थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में अंतर बताइए, तो आप ये 3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ये तरंग इसमें प्रभाव दिखाती है तो ये नहीं दिखाती है, और ये केवल अनुप्रस्थ तरंग होती है तो ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकती है। इन तरंगों के लिए संचरण की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट थे 3 कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 नंबर है कि एक स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र का नाम बताइए। जो स्थिर आवेश है उसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो उस स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र का नाम विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये थे 9 क्वेश्चन और अच्छे से कंप्लीट हो गया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और मैंने आपसे कहा कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम बताऊंगी जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे में इस बार आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसे हटा दिया गया, मतलब उसे निकाल दिया गया है उस क्वेश्चन को। तो उस टॉपिक का नाम है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा आपको नहीं याद करना है, ठीक है। ओके, तो विस्थापन धारा के बारे में आपको, या विस्थापन धारा की परिभाषा क्या है, विस्थापन धारा क्या है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जितने टॉपिक मैंने बताया है आपको वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टिप्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।